नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें गुप्त वंश के भाग 2 और उसमें चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के विषय में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने गुप्त वंश के तहत चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। जैसा कि आप सभी को विदित है कि गुप्त वंश प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता था। इसी दरमियान में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के विषय में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्रों में सबसे योग्य और श्रेष्ठ होने के कारण ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। निस्संदेह चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान पिता का महान पुत्र था। शासन, प्रबंध एवं युद्ध दोनों में उसकी ख्याति उसके पिता की भांति ही सुप्रसिद्ध है। वह एक महान विजेता, अतुल पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा था। उसने अनेक उपाधियां धारण की थी। उसके विभिन्न सिक्कों में उसे देवश्री, विक्रम, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, नरेंद्र सिंह, सिंह चंद्र, परम भागवत, अजित विक्रम, विक्रमांक तथा प्रतिरथ आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है। सांची अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा प्रिय नाम देवराज तथा वाकाटक अभिलेखों के अनुसार उसका एक और नाम देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख के आधार पर इसका राजारोहण काल लगभग 375 ईस्वी है। चंद्रगुप्त अपनी युवावस्था से ही वीर और साहसी था। शक राजा को मारकर शकों को गुप्त राज्य से खदेड़ने में उसने अपने शौर्य और कूटनीति का परिचय दिया था। उसकी महत्वाकांक्षा का पता अपने भाई का राज्य और स्त्री अपनाने से लगता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध। गुप्त अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम पत्नी का नाम धुरु देवी अथवा धुरु स्वामिनी मिलता है। बिलसत पाषाण स्तंभ लेख और बिहार पाषाण स्तंभ लेख में धुरु देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की महादेवी और कुमारगुप्त प्रथम की माता कही गई है। वैशाली की खुदाई में बहुत सी मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई थी, जिनमें एक मोहर धुरु स्वामिनी की भी है, जिसमें वह चंद्रगुप्त की पत्नी और गोविंद गुप्त की माता कही गई है। अतः धुरु देवी से चंद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए थे, कुमारगुप्त प्रथम और गोविंद गुप्त। अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी का नाम कुबेर नागा मिलता है, जो पद्मावती अथवा मथुरा के नाग कुल की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त ने राजनीतिक दृष्टि से नागों से मैत्री संबंध स्थापित करना लाभप्रद समझकर ही नाग राजकुमारी से विवाह किया था। कुछ विद्वानों का मत है कि समुद्रगुप्त ने पद्मावती के शासक गणपति नाग को पराजित कर उसका राज्य विनष्ट कर दिया था और तत्पश्चात प्रत्यर्पण नीति के अंतर्गत गणपति नाग के ही किसी वंशज को उसका राज्य पुनः लौटा दिया था। संभवतः इस नाग शासक ने कन्योपायन कर अपनी कन्या का विवाह युवराज चंद्रगुप्त से किया। समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख में उसे ही बहुपुत्र और पौत्र वाला कहा गया है। अतः संभव है कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त तथा कुबेर नागा से उत्पन्न कन्या प्रभावती गुप्त का जन्म समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी रानी कुबेर नागा से उत्पन्न राजकुमारी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ संपन्न कराया। इस प्रकार उसने नागों के वास के पश्चात गुप्तों के एकमात्र संभावित प्रतिद्वंदी वाकाटकों को इस वैवाहिक संबंध द्वारा अपने सहयोगी मित्रों व संबंधियों में बदल दिया था। वाकाटकों से वैवाहिक संबंध उसके लिए लाभदायक सिद्ध हुए, क्योंकि वाकाटक जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चिमी भारत के विजय अभियान में व्यवधान उपस्थित कर सकते थे, वे सहयोगी, संबंधी और मित्र बन गए। रुद्रसेन द्वितीय का शासनकाल अत्यंत ही अल्प रहा और उसकी मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क उत्तराधिकारी
दिवाकर सेन के संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त ने लगभग 20 वर्षों तक शासन का संचालन किया। उसके शासनकाल में वाकाटक शासन पर चंद्रगुप्त द्वितीय का अत्यधिक प्रभाव रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय यानी चंद्रगुप्त के सामने बड़ी समस्या ये थी कि गुप्त साम्राज्य को दृढ़ और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। यद्यपि समुद्रगुप्त ने भारत में एक सार्वभौम साम्राज्य स्थापित किया था, किंतु साम्राज्य में कई श्रृंखलाएं ढीली रह गई थी। समुद्रगुप्त ने आत्मसमर्पण करने वाले राजाओं और गणों को अधीन करके छोड़ दिया था, जो सार्वभौम सत्ता के निर्बल होने पर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। समुद्रगुप्त के भय से यद्यपि विदेशी कुषाण और शक क्षत्रप पड़ोसियों ने गुप्त सम्राट से अधीन मैत्री कर ली थी, किंतु अवसर प्राप्त होते ही वे भारत पर प्रहार करने को तैयार बैठे थे। शक्तिहीन एवं कायर पुरुष रामगुप्त के समय शकों के आक्रमण ने इस बात को सिद्ध कर दिया था। चंद्रगुप्त साम्राज्य के इन व्यवधानों को दूर करना चाहता था, इसीलिए चंद्रगुप्त ने भी दिग्विजय की ओर प्रस्थान किया। गणराज्यों का विनाश। पश्चिम में उत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रों द्वारा गुप्त साम्राज्य के बीच भद्रगण से लेकर सवर्णिक गण तक छोटे छोटे गणों की एक पतली सी दीवार थी। ये गण यद्यपि स्वतंत्रता प्रेमी थे, किंतु वे किसी संगठित आक्रमण का सामना करने में असमर्थ थे। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम इन्हीं गणों पर प्रहार किया। वाकाटकों को अपना सहयोगी एवं मित्र बना लेने पर चंद्रगुप्त के लिए मध्य और पश्चिमी भारत की विजय का कार्य सुगम हो गया था। डॉक्टर बसाक के अनुसार मालवा और सौराष्ट्र की विजय में चंद्रगुप्त को उसके दामाद वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से सहायता मिली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वाकाटकों को अपना मित्र बनाने और उनका सहयोग प्राप्त करने के बाद ही चंद्रगुप्त मालवा और सौराष्ट्र की दिग्विजय के लिए निकला था और संभवतया मध्य प्रदेश के अवशिष्ट गणों को उन्मूलित करने के पश्चात वे अपने पिता के समय ही की एरण सीमा को लांघकर पूर्वी मालवा में प्रविष्ट हुआ, जहां उसने आगे के अभियानों की योजना निश्चित करने के लिए उदयगिरी अथवा विदिशा में शिविर स्थापित किया था। उदयगिरी गुहा अभिलेख से प्रतीत होता है कि इस अभियान के दौरान पूर्वी मालवा के काक आदि गणों ने वे गणपति नाग के कुलों को भी उन्मूलित कर दिया था। यही कारण है कि चंद्रगुप्त की इस दिग्विजय के पश्चात गणों का भारतीय इतिहास में हम फिर कोई उल्लेख नहीं पाते। चंद्रगुप्त के कुछ ताम्र सिक्के मिले हैं। उनमें से कुछ सिक्कों के पृष्ठ पर गरुड़ मुख में सर्प को लिए हुए दिखाया गया है। सर्प नाग शासकों का राज चिन्ह तथा गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। अतः इस चित्रांकन से इस बात का संकेत मिलता है कि गुप्तो रूपी गरुड़ ने सर्प रूपी नागों को आत्मसात कर लिया था, अर्थात चंद्रगुप्त ने नाग राजाओं को विनिष्ट कर उनका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त का प्रमुख ध्येय विदेशी शकों को विनिष्ट करना था, किंतु सौराष्ट्र के शकों को उन्मूलित करने के लिए पश्चिमी मालवा पर अधिकार करना आवश्यक था। अतः संभव है कि विदिशा और धार के बाद चंद्रगुप्त ने अवंती व मंदसौर पर विजय स्थापित की थी। पश्चिमी मालवा की विजय से संबंधित यद्यपि कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु दासपुर यानी मंदसौर में प्राप्त नरवर्मन के अभिलेख से अनुमान होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। शक क्षत्रों का अंत। मालवा पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त की दिग्विजय का प्रमुख लक्ष्य विदेशी शकों को उन्मूलित कर पश्चिमी भारत को स्वाधीन कराना था। वीरसेन के उदयगिरी लेख से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त अपने मंत्रियों, सेनापतियों एवं सामंतों के दल बल के साथ पृथ्वी की जगह हेतु ही उदयगिरी पहुंचा था, जहां शकों के उन्मूलन के लिए योजना तैयार की गई थी। शकों पर आक्रमण की ये योजना सफल हुई और पश्चिमी भारत का क्षत्रप राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। शकों पर विजय की महान उपलब्धि से प्रेरित होकर ही संभवतः वीरसेन ने उदयगिरी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए अपनी अंतर्ज्योति में सूर्य और चंद्र की तरह आभासित होने वाला अद्भुत व्यक्ति कहा है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दुर्लभ रजत सिक्कों से भी प्रमाणित होता है कि उसने शकों का अंत कर सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात और काठियावाड़ अपने अधिकार में कर लिया था। इन रजत सिक्कों की बनावट और शैली क्षत्रप सिक्कों के अनुकरण पर मिलती है, किंतु रजत सिक्कों के सामने की तरफ शक शैली पर सम्राट के पीछे बाईं तरफ तिथि का वर्ष शक संवत की बजाय गुप्त संवत में दिया गया है तथा पीछे की तरफ क्षत्रपों के चैत्य की जगह पंख फैलाए गरुड़ की मूर्ति अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि ये सिक्के पश्चिमी भारत के लिए शकों की राजकीय सत्ता समाप्त करने पर प्रचलित किए गए थे। शक क्षत्रप जो चंद्रगुप्त से पराभूत हुआ वह संभवतः महाक्षत्रप स्वामी सत्य सिंह का लड़का रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र सिंह तृतीय क्षत्रप वंश का अंतिम नृपति प्रतीत होता है। रुद्र सिंह तृतीय के 38 ईस्वी तक के सिक्के मिलते हैं। इसके बाद का कोई सिक्का नहीं मिलता है। रुद्र सिंह के पूर्व 3 महाक्षत्रप शक सिंहासन पर बैठ चुके थे और चंद्रगुप्त के मालवा अभियान से शकों की स्थिति अत्यधिक स्थिर हो गई थी। संभवतः मालवा हस्तगत करने के तुरंत बाद शकों पर गुप्त आक्रमण हो गए थे और अंत में चंद्रगुप्त तथा रुद्र सिंह तृतीय के मारे जाने पर सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। पूर्वी प्रत्यंत राज्यों का अंत। मेरोली लो स्तंभ लेख यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के पास से मालूम होता है कि गुप्त साम्राज्य के शत्रु प्रत्यंत नरपति सम्राट दवाक और कामरूप के राजा बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने को इकट्ठे हो गए थे। समतट दवाक और कामरूप के नरपतियों को सम्राट समुद्रगुप्त ने पराभूत किया था। अतः प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त के गद्दी पर बैठते ही इन नरपतियों ने गुप्तों की अधीनता से मुक्त होने के प्रयत्न आरंभ कर दिए थे। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप गुप्त सम्राट के विरुद्ध वे एक हो गए थे तथा बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बलपूर्वक इन नरपतियों को पराजित कर दिया। इससे गुप्त साम्राज्य की सीमा अब सीधी आसाम तक पहुंच गई थी। पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य। पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों के वंशज अभी तक शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख से स्पष्ट है कि मथुरा प्रदेश जो पहले शक कुषाणों की शक्ति का केंद्र रहा अब पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों का अंत किए जाने पर पश्चिमोत्तर कुषाण शासकों ने गुप्त शक्ति से आतंकित होकर बंग के शासकों की तरह विद्रोह कर दिया था। मेरोली के लो स्तंभ लेख से मालूम होता है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों को पार कर वाहवलिकों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसने शत्रुओं को जीतकर शक कुषाणों की शक्ति का प्रमुख केंद्र तक के प्रदेश पर विजय स्थापित की। सांची अभिलेख में उल्लेखित उसकी राजकीय सत्ता का घोतक देवराज इंद्र विरुद्ध उत्तर पश्चिम के देवपुत्रों पर विजय स्थापित करने का परिचायक है। कई शताब्दियों से शक भारतीय राजनीति की विकट समस्या बने हुए थे। उन्हें पराजित करने वाले का बड़ा यश माना जाता है। प्राचीन काल में उज्जैनी के किसी पराक्रमी राजा ने शकों को परास्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा उसी काल से अर्थात 57 ईस्वी विक्रम संवत भी चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी पश्चिमी व पश्चिमोत्तर भारत के शकों को पराजित कर विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण किया। अतः वह सकारी विक्रमादित्य भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो रजत सिक्के मिले हैं उनमें से कुछ पर परम भागवत महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा है। कुछ रजत सिक्कों पर श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रम से लेख भी अंकित मिलता है।
संभव है ये सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत के पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर अंचल को विदेशी दासता से मुक्त कराने के बाद विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण कर प्रसारित किए थे। मेहरौली लौह स्तंभ लेख और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्रह मंत्री वीरसेन के उदयगिरी अभिलेख के वर्णनों से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक राजाओं को अपना दास बनाया था। उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के विलसत पाषाण स्तंभ लेख और उसके पौत्र स्कंदगुप्त के बिहार पाषाण स्तंभ लेख में उसे एपरति की उपाधि से अलंकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर उसका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। प्रभावती गुप्त ने अपने दान पात्र में चंद्रगुप्त द्वितीय को सर्व राजोछेता के विरुद्ध से अलंकृत किया है। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक स्वाधीन राज्यों को जीतकर उनका उन्मूलन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को जीतने के बाद शासन की सुव्यवस्था के लिए उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैनी के राजधानी होने की प्रामाणिकता महाकवि राजशेखर के वर्णन से सिद्ध होती है। उज्जैनी को राजधानी बनाने का रहस्य ये था कि यह नगरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य के केंद्र में स्थित थी, अतः इस केंद्र स्थान से शासन करने में पाटलिपुत्र की अपेक्षा अधिक सुविधा थी। यहाँ से विजित शक राज्य पर दृढ़ता से शासन किया जा सकता था, अतः उज्जैनी को राजधानी बनाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चतुरता का परिचय दिया। सम्राट चंद्र का विवाद। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप मेहरौली में एक लौह स्तंभ पर एक लेख उत्कीर्ण मिला है, जिसमें हमें एक विष्णु भक्त एकाधिराज के विक्रम और विजय का यशपूर्ण वर्णन मिलता है, जिसका नाम चंद्र था। यह चंद्र कौन था? फ्लिट मोदे का अनुमान है कि ये प्रथम गुप्त महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम अथवा मिहिर कुल का अनुज था। डॉक्टर श्री राम गोयल का मत है कि ये समुद्रगुप्त है तथा समुद्रगुप्त का मुख चंद्र के समान होने के कारण इस लौह स्तंभ लेख में उसे चंद्र नाम दिया गया है। कुछ विद्वान उसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के चंद्रवर्मा व सुसिनिया अभिलेख के पुष्कराधिपति चंद्रवर्मन से मिलाते हैं, अतः इस विषय में पुरातत्ववेत्ताओं में गहरा मतभेद है। चंद्रगुप्त प्रथम अपने वंश का प्रथम महाराजाधिराज हुआ, यह तो सही है, किंतु पूर्व में बंगाल, मथुरा तथा पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत एवं बलक तक उसने एकाधिपत्य स्थापित किया। ये ज्ञात साक्ष्यों के सामने स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि चंद्रगुप्त प्रथम ने इतनी विशाल दिग्विजय की होती तो उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को आर्यावर्त के अनेक राजाओं को उन्मूलित करने पर उत्तर के नृपतियों को आत्मनिवेदन प्राप्त करने तथा दक्षिण के नृपतियों पर धर्म विजय स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई? प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त के समय में ही गुप्त राज्य सत्ता का वास्तविक विस्तार हुआ, अतः एक छत्र राज्य स्थापित करने वाला सार्वभौम सम्राट चंद्र, जिसका प्रभुत्व सिंधु प्रदेश से लेकर दक्षिण समुद्र तट तक विस्तृत था, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं हो सकता। यही बात मिहिर कुल के अनुज पर भी लागू होती है। मेहरौली स्तंभ लेख का चंद्र समुद्रगुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्रगुप्त के किसी भी अभिलेख या सिक्के पर उसे चंद्र के समान मुख वाला नहीं कहा गया है। इसके विपरीत चंद्रगुप्त द्वितीय के पर्यंक शैली के सिक्कों के सामने की ओर विक्रमादित्य विरुद्ध के साथ पर्यंक के नीचे रूपाकृति भी लिखा है। श्री एलन के अनुसार रूपाकृति शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय की शारीरिक पूर्णता को व्यंजित करता है। पुष्करणाधिपति चंद्रवर्मन को प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के कतिपय सामान्य राजाओं के साथ उल्लेखित चंद्रवर्मा से भी मिलाया जाता है, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित कर विनिष्ट किया था। प्रशस्ति का चंद्रवर्मा एक साधारण राजा था, जिसे हम मेहरौली के महाराजाधिराज चंद्र से समीकृत नहीं कर सकते।
उक्त अभिलेख की लिपि और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की लिपि में बहुत कुछ समानताएं थी है, जो कि चौथी पांचवी सदी में उत्तर भारत में प्रचलित थी। चौथी पांचवी सदी में गुप्त वंश में दो ही महान दिग्विजेता हुए थे, एक समुद्रगुप्त और दूसरा उसका पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अतः मेहरौली अभिलेख में उल्लेखित एकाधिपति समुद्रगुप्त या उसके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा ही व्यक्ति हो सकता है। चूंकि एकाधिपति प्राप्त करने वाले का नाम चंद्र दिया गया है, अतः उसे अभियान समुद्रगुप्त से नहीं बल्कि उसके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ ताम्र सिक्के मिले हैं, जिनमें सामने की ओर श्री चंद्र और पीछे की तरफ गुप्त लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिनमें सामने की तरफ केवल चंद्र लिखा है तथा पीछे की तरफ कलश। इन ताम्र सिक्कों से प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का वास्तविक नाम शायद चंद्र था और गुप्त विरुद्ध के रूप में जोड़ा गया था। श्री राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार उसके सिंह शैली के सिक्कों पर उसका विरुद्ध नरेंद्र चंद्र और सिंह चंद्र से भी ये प्रकट होता है कि सम्राट का निजी नाम केवल चंद्र था। अतः मेहरौली का चंद्र केवल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही हो सकता है। साम्राज्य विस्तार। आर्यावर्त को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का महान कार्य समुद्रगुप्त ने प्रारंभ किया था। उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने पूरा कर दिखाया। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की सीमा मध्य भारत की तरफ एरन तक पहुंचा दी थी, किंतु उसके पुत्र ने संपूर्ण मालवा को जीतकर समस्त मध्य भारत, गुजरात, सौराष्ट्र और राजपूताना के भाग को गुप्त साम्राज्य में मिलाया और गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम तक पहुंचा दी थी। पूर्व में उसने बंग प्रदेश को जीतकर गुप्त सीमा को पूर्वी समुद्र तट तक पहुंचा दिया था। उत्तर पश्चिम में उसने मथुरा से आगे बढ़कर पंजाब के शासकों और उसके आगे उत्तर प्रदेश के शक कुषाणों को पराजित कर बलक तक गुप्त साम्राज्य का प्रभाव स्थापित कर दिया। भारतीय इतिहास में पहले चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा भारतीय सम्राट हुआ जिसने उत्तर पश्चिमी प्रदेशों को जीतकर भारत की सीमा को हिंदू कुश तक पहुंचाया था। किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे भी बढ़कर कार्य किया और काबुल एवं अफगानिस्तान को दबाकर बलक तक के प्रदेशों को भारतीय साम्राज्य का अंग बना दिया। किंतु प्रतीत होता है कि उत्तर पश्चिमी प्रदेशों की विजय स्थायी नहीं हो सकी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये प्रदेश गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित नहीं मिलते हैं। राजधानियां। वसुबंधु की जीवन कथा के लेखक परमार्थ के अनुसार विक्रमादित्य नाम के एक राजा की राजधानी अयोध्या थी। समुद्रगुप्त के गया अभिलेख में भी अयोध्या को उसका स्कंदावार शिविर कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को खेल ही खेल में स्वाधीन कर लिया था। अतः पाटलिपुत्र व अयोध्या चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता के समय से ही राजधानी व मुख्य नगर होने का गौरव प्राप्त कर चुके थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची और उदयगिरी अभिलेखों से मालूम होता है कि पूर्वी मालवा विजय करने के पूर्व संभवतः उसने बिलसा यानी उदयगिरी के निकट को अपनी पश्चिमी राजधानी बनाया, किंतु बाद में संपूर्ण मालवा और सौराष्ट्र जीत लेने के बाद साम्राज्य की पश्चिमी राजधानी होने का गौरव उज्जैनी को प्रदान किया गया। संस्कृत साहित्य में भी विक्रमादित्य नाम के राजा को पाटलिपुत्र व उज्जैन दोनों का अधीश्वर कहा गया। अश्वमेध। भारत के जो उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भाग समुद्रगुप्त के समय गुप्त शासन में नहीं आ सके थे, वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्त साम्राज्य के अंग बन गए। मध्य भारत के गणों व नागों, सौराष्ट्र, पंजाब, अफगानिस्तान वे बलक के शक कुषाणों तथा पूर्व के विद्रोही बंग शासकों को पराजित कर वे समस्त उत्तरी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था।
संभवतया अपनी इस महान दिग्विजय के उपलक्ष्यों में उसने अपने पिता की भांति अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। काशी के नगवा गांव में एक घोड़े की प्रतिकृति मिली है जिस पर चंद्रगुप्त लिखा है। अनुमान लगाया जाता है कि यह मूर्ति उसी घोड़े की है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अश्वमेध यज्ञ में काम आया था। राजकुमारी प्रभावती गुप्त ने के पूजा दान पत्र में चंद्रगुप्त द्वारा अनेक गो और कोटि शस्त्र स्वर्ण दान में दिए जाने का उल्लेख है। यह दान संभवतया अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणों को दिया गया था। शासन प्रबंध। लगभग संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद गुप्त शासन प्रबंध को संगठित करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त द्वितीय को है। समुद्रगुप्त और रामगुप्त को इसके लिए अवसर नहीं मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रबंध की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इसका वर्णन यथा स्थान पर गुप्त शासन के अंतर्गत किया जाएगा। सुव्यवस्थित शासन से देश की आर्थिक स्थिति और व्यापार की उन्नति हुई। मूल्यांकन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय से स्पष्ट है कि सम्राट समुद्रगुप्त के समान ही उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय भी वीर और प्रतापी राजा था। उसने अनेक पदवियां धारण की थी। उसके शिलालेखों पर उसकी उपाधियां उत्कीर्ण हैं, जिनसे उसके पराक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके शरीर की बनावट भी बड़ी सुंदर थी। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसके शरीर का चित्र अंकित है। उसको देखने से मालूम होता है मानो वीर ही साक्षात शरीर धारण किए हो। उसके सिक्कों पर वीरता सूचक अनेक वाक्य अंकित मिले हैं। कूटनीति एवं व्यवहार कुशलता में चंद्रगुप्त की तुलना शिवाजी से की जा सकती है। वह पात्रानुकूल व्यवहार करता था। शक राजा जैसे नीच प्रस्ताव करने वाले का उसने ध्रुव देवी के वेश में जाकर वध किया। वह सर्वथा नीति संगत था। गुप्त साम्राज्य की रक्षा व सुख समृद्धि के लिए अपने भाई रामगुप्त का वध किया। उसे भी न्यायपूर्ण कहा जा सकता है। युद्ध के साथ साथ वह अन्य साधनों का भी सहारा लेता था। नागों एवं आकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपने सहयोगी एवं समर्थकों की वृद्धि कर ली। यह उसकी दूरदर्शिता एवं राजनीतिक पटुता का परिचायक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किंतु वह धर्म सहिष्णु था। वह बड़ा उदार तथा उसका किसी भी धर्म के प्रति द्वेष नहीं था। उसने कभी भी अपने विपरीत धर्मानुयायियों को कष्ट नहीं दिया, बल्कि उनके प्रति सहिष्णुता का भाव प्रकट कर उस धर्म को प्रोत्साहन दिया। इतना ही नहीं, उसने अन्य धर्मोपासकों को दान भी दिया। उदयगिरी अभिलेख में वर्णित चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन ने भगवान शिव की पूजा के निमित्त एक गुफा का उत्सर्ग किया था। वीरसेन शिव का परम भक्त होते हुए भी सम्राट के संधि विग्रह विभाग का मंत्री था। मथुरा अभिलेख में एक शैव आर्योदिताचार्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें उपमितेश्वर तथा कपिलेश्वर की दो शिवलिंगों की स्थापना अपनी पुण्य वृद्धि के लिए की थी। सांची के अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ एक बौद्ध आम्रकार्दव नामक पदाधिकारी किसी बड़े सैनिक पद पर था। इससे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव होते हुए भी अन्य मतावलंबियों का आदर करता था। चीनी यात्री फाहियान ने भी इसकी दानशीलता तथा धर्म सहिष्णुता की प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विद्या प्रेमी भी था। उसके दरबार में राजकवियों का जमघट लगा रहता था। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को अपनी उपस्थिति में अलंकृत करते रहे तथा अपनी मधुर कविता से सम्राट को सदैव आनंद के सागर में डुबोया करते थे। राजकीय कार्यों का संपादन भी किया करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का वीरसेन नामक मंत्री व्याकरण, न्याय, मीमांसा और लोक नीति में निपुण था।
इससे सिद्ध होता है कि सम्राट विद्वानों एवं कवियों का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर तथा समस्त शिलालेखों पर उत्कीर्ण संस्कृत छंदों से उसका संस्कृत के प्रति अनुराग का पता चलता है। वास्तव में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान शासक था, जिसके राज्यकाल में भारत ने चौमुखी उन्नति की थी। श्री मजुमदार ने लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजनीतिक महानता और सांस्कृतिक पुनर्जीवन के नवीन युग को उन्नत स्थिति तक पहुंचाया तथा लोक हृदय में अपना स्थान बना लिया। इस प्रकार हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में विस्तार से पढ़ा। अब हम उसके पुत्र कुमारगुप्त के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 ईस्वी से 456 ईस्वी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लगभग 414 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद महादेवी दुर्स्वामिनी से उत्पन्न उसका ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। कुमारगुप्त के सिक्कों में उसे महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, अजीत महेंद्र, महेंद्र सिंह, महेंद्र कर्माजित, महेंद्रादित्य आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है और अभिलेखों में उसे परम भागवत महाराजा धीराज की कहा गया है। उसके सिक्कों की प्रचुरता व उनके प्रकारों की बहुलता तथा उसके अभिलेखों की विस्तृत प्राप्ति स्थानों से स्पष्ट होता है कि उसके समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं अखंड रूप में उसी तरह विस्तृत एवं कायम रही जैसी कि उसके पिता के समय थी। उसके समय के अभिलेखों से प्रकट होता है कि गुप्त साम्राज्य के मध्यवर्ती जनपद, जिनमें प्रयाग, अवध, काशी आदि प्रदेश शामिल थे, पूर्वत उसके शासनाधिकार में बने रहे। करमदंडा लेख से यह भी प्रकट होता है कि कुमारगुप्त का मंत्री पृथ्वीसेन अवध प्रदेश का महाबलाधिकृत व महानियुक्त कर दिया गया था। हुमायूं अभिलेख यानी ईसागढ़ जिला ग्वालियर एमपी से मालूम होता है कि कुमारगुप्त के समय घटोत्कच गुप्त पूरी मालवा का गोप्ता अथवा गवर्नर था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य में हिमालय से नर्मदा तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक समस्त उत्तरी भारत सम्मिलित था। संभवतः भारत के वे प्रदेश भी जो उसने सीधे शासन के संभवतः भारत के वे प्रदेश भी जो उसके अधीन शासन में नहीं थे, उसका स्वामित्व स्वीकार करते थे। मंदोर अभिलेख शिलालेख में दसपुर के सामंत बंधु वर्मा ने लिखा है कि उसके साम्राज्य के चारों ओर चतुर्थ समुद्रांत की मेखला शोभायमान थी। सुमेरु और कैलाश पर्वत उसके साम्राज्य के पयोदर थे और वनांत में खिलने वाले कुसुमों का वास करके उसके साम्राज्य की स्थिति मुस्कान थी। कुमारगुप्त की सामरिक विजयों का कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं हो सका। फिर भी उसकी सामरिक शक्ति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उसके समय में विस्तृत गुप्त साम्राज्य की सीमाएं अखंड रूप से यथावत रही। शांति, स्थिरता और सुव्यवस्था के कारण गुप्त साम्राज्य इस समय अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था। ये बात इस समय के सिक्कों की विशुद्धता और सौंदर्य स्थापत्य और मूर्तिकला के विकास तथा आर्थिक एवं व्यापारिक उन्नति से सिद्ध होती है। अश्वमेध कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पितामह के अनुकरण पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस अवसर के लिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के निमित्त विशेष प्रकार के सिक्के ढलवाए थे, जिनमें सामने की तरफ जयति दिवम कुमार अभिलेख है तथा पीछे की तरफ अश्वमेध महेंद्र अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि कुमारगुप्त ने महेंद्र की उपाधि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने पर ही धारण की थी। उसके अश्वमेध शैली के सोने के सिक्के भी मिले हैं, जिन पर एक तरफ यज्ञ के खंभे से बंधा हुआ अश्व और दूसरी ओर हाथ से चवर लिए राजमहिषी की मूर्ति है।
पुष्यमित्रों का आक्रमण। पुष्यमित्र मध्य भारत की एक शासक जाति का नाम था जिसका वर्णन वायु पुराण तथा जैन कल्पसूत्र में मिलता है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार ये जाति अवंती में शासन करती थी। कुमारगुप्त प्रथम के जीवन के अंतिम दिनों में उसकी वृद्धावस्था एवं रुग्णावस्था का लाभ उठाते हुए पुष्यमित्र बहुत दिनों से गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। प्रतीत होता है कि पुष्यमित्रों की तैयारी का गुप्त प्रशासन के अधिकारियों को बोध नहीं हो सका था। ये तथ्य गुप्तचर व्यवस्था की शिथिलता एवं शासन की असतर्कता को प्रकट करता है। पुष्यमित्रों ने अप्रत्याशित बवंडर के रूप में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, किंतु राजकुमार स्कंदगुप्त के हाथों उन्हें बुरी तरह पराजित होना पड़ा। फलते पुष्यमित्रों को की शक्ति का बवंडर सदा के लिए शांत हो गया। यही कारण है कि इस पराजय के बाद भारत के इतिहास में पुष्यमित्रों का फिर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हूणों का आक्रमण। पुष्यमित्रों से कई बड़ा संकट हूणों के आक्रमण से उपस्थित हुआ। हूण पहले से ही भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से टकरा रहे थे। हूणों ने गुप्त शासन की शिथिलता की गंध पाकर भारत पर आक्रमण कर दिया। भित्री लेख की 15वीं पंक्ति यानी भित्री लेख की 15वीं पंक्ति में हूणों के साथ हुए धराकंपित करने वाले समर का उल्लेख है। इस आक्रमण से गुप्तों की कुल लक्ष्मी विचलित हो गई थी। हूणों के आक्रमण का सामना करने के लिए राजकुमार स्कंदगुप्त को भेजा गया। स्कंदगुप्त ने हूणों के विरुद्ध ऐसा भीषण धराकंपित हो उठी। इस युद्ध के दौरान स्कंदगुप्त को कभी कभी पृथ्वी पर बिना बिस्तर भी सोना पड़ा। इस युद्ध में स्कंदगुप्त विजयी हुआ, जिससे गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा फिर स्थापित हुई। गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के बाद जब स्कंदगुप्त वापस राजधानी लौटा तो उसके पिता कुमारगुप्त की प्रथम की मृत्यु हो गई थी। कुमारगुप्त प्रथम अपने पिता में और पिता की भांति पराक्रमी नहीं था। कुमारगुप्त के हाथों ने तो किसी शत्रु के पराजित होने का वर्णन मिलता है और न दिग्विजय का ही विवरण उपलब्ध होता है। वस्तुतः इस काल तक गुप्तों का प्रताप सूर्य मध्यान्ह स्थान पर पहुंच गया था। कुमारगुप्त भी वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किंतु दूसरे धर्मों के प्रति उसने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। इसके शासनकाल में बुद्ध मित्र ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की। इसके अतिरिक्त उसने नालंदा बौद्ध विहार का शिलान्यास किया। उसके राज्य में बुद्ध, शिव और सूर्य की पूजा होती थी। फिर नेक्स्ट है स्कंदगुप्त, 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। कुछ विद्वानों का मत है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त को सहज रूप से सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ था तथा उत्तराधिकार के लिए उसे अपने सौतेले भाई पुरुगुप्त से संघर्ष करना पड़ा था। इस कथन के प्रमाण में कहा जाता है कि कुमारगुप्त द्वितीय की भीतरी मुद्रा में कुमारगुप्त प्रथम की महादेवी का नाम अनंत देवी और उससे उत्पन्न पुत्र का नाम पुरुगुप्त दिया गया है, जो अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ लेख में कहा गया है, राज्य लक्ष्मी ने सम्राट के अन्य पुत्रों को छोड़कर स्कंद का वर्ण किया, किंतु यह कथन विवेचना की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट है कि कुमारगुप्त के सभी पुत्रों में एकमात्र स्कंदगुप्त ही योग्य और श्रेष्ठ था। हमें स्मरण रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय से गुप्त राज्याधिकार का निर्णय ज्येष्ठता के बजाय योग्यता एवं क्षमता पर निर्धारित होने की परंपरा चल गई थी। अतः स्कंदगुप्त सहज उत्तराधिकारी ने भी रहा हो, लेकिन अभिलेखों आदि से स्पष्ट है कि वे अपने सभी भाइयों में सर्वाधिक योग्य और श्रेष्ठ था।
जूनागढ़ अभिलेख तथा भीतरी लेख के विवरण से ये अर्थ निकालना कि पिता के स्वर्गवास होने पर जिन शत्रुओं को दबाकर अपना स्वामित्व स्थापित किया तथा वे शत्रु इसके भाई ही थे, सरासर गलत निष्कर्ष निकालना है। स्कंदगुप्त ने जिन शत्रुओं को कुचलकर अपने शासन तथा गुप्त वंश की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की थी, वे शत्रु राज परिवार के भ्रातृगण अथवा संबंधी नहीं थे, बल्कि हूण आदि मलेश थे। इसके अतिरिक्त कुमारगुप्त प्रथम के निधन और स्कंदगुप्त के राजारोहण के बीच समय का कोई अंतराल नहीं रहा। अतः स्कंदगुप्त अपने पिता के सहज उत्तराधिकारी के रूप में निर्विघ्न गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ था। संभव है स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त के बीच संबंध कटु रहे हो, जिस कारण पुरुगुप्त के उत्तराधिकारियों के भीतरी मुद्रा लेख में स्कंदगुप्त का उल्लेख नहीं किया गया और अनंत देवी के समानार्थी ही उसने महादेवी कहा गया है। जैसा कि प्रभावती गुप्त ने पूना ताम्रपत्र लेख में अपनी माता कुबेर नागा को, जो कि द्वितीय रानी थी, महादेवी कहा है। अभिलेखों के साथ बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूल क्लब के अनुसार भी कुमारगुप्त प्रथम का तात्कालिक उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। मंजूश्री मूल क्लब के अनुसार स्कंदगुप्त देवराज नाम से भी प्रसिद्ध था। हूणों के साथ संघर्ष। हूण मध्य एशिया के खूंखार भ्रमणशील जाति थी। वहां से चौथी पांचवी सदी में ये लोग जब दो शाखाओं में बंटकर नए स्थानों की खोज में निकले तो एक शाखा यूरोप की ओर बढ़ी और दूसरी ने वक्सु यानी ऑक्सस की घाटी में प्रवेश किया। यूरोप हूणों की बाढ़ को नहीं रोक सका। हूणों की दूसरी शाखा ने ईरान अथवा फारस को दबाया और फिर पूरी शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त को सिंहासन पर आसीन हुए अभी अधिक दिन ही नहीं हुए थे कि साम्राज्य पर फिर विपत्ति के बादल गिर गए। भीतरी लेख के विवरण से मालूम होता है कि हूण आक्रमण की विध्वंसकारी बाढ़ रोकने के लिए स्कंदगुप्त ने भीषण प्रचंडता से उनका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों पर विजय प्राप्त करने के संबंध में जूनागढ़ लेख में कहा गया है कि उसने शत्रुओं का दर्प इस तरह आमूल भस्म कर दिया था कि मलेच्छ देशों में भी उसके रिपुगण हूण उसकी विजय का सुयोस उद्घोषित किया करते थे। हूणों को खदेड़ता हुआ स्कंदगुप्त उनके एशियाई प्रदेशों में भी घुस गया और उनके मूल प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार जिन खूंखार हूणों के सामने ईरान व रोम यूरोप में ने सहज ही घुटने टेक दिए थे, उन्हीं की दूसरी शाखा को भारत में स्कंदगुप्त के सामने घुटने टेकने पड़े थे। स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण को रोककर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लिया था। स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय निश्चय ही उसकी एक महान उपलब्धि थी। इस महान विजय के उपलक्ष्य में उसने भीतरी में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और उसके मंदिर के विजय ध्वज भीतरी स्तंभ लेख पर अपना लेख अंकित करवाया। जूनागढ़ लेख की छठी पंक्ति से मालूम होता है कि हूणों की शक्ति को कुचल दिए जाने के बाद भी उनका पश्चिमी भारत पर खतरा बना ही रहा। अतः स्कंदगुप्त ने पश्चिम व उत्तर भारत के सभी प्रांतों में सुयोग्य, सक्षम और बलवान गोप्ता यानी सैनिक प्रांतीय शासकों की नियुक्ति की। उसके लेखों से मालूम होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर भारत के से मध्य प्रदेश तक के सभी प्रांत अक्षुण्ण रूप से उसके राज्य में थे। मूल्यांकन। स्कंदगुप्त अपने महान वंश का अंतिम महान सम्राट था। चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह उसने लोक में विक्रमादित्य व देवराज की उपाधियों से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। स्कंदगुप्त चंगेज खां व नेपोलियन की भांति नरसंस व क्रूर साम्राज्यवादी विजेता नहीं था। वह कुचादासी धर्म विजेता था जिसने पराजित शत्रुओं के प्रति हमेशा दया भाव से प्रेरित होकर व्यवहार किया। जूनागढ़ लेख में उसे यथार्थतः नरपति ही गुण निखेत
निकेतः घोषित किया है और मंजूश्री मूल क्लब के लेखक ने उसे श्रेष्ठ, बुद्धिमान और उस अधर्म युग का धर्मवत्सल नृपति कहा है। राष्ट्र की सुरक्षा व शांति के लिए वे जीवन पर्यंत पुरुषार्थ व पराक्रम करता रहा। इसीलिए उसके बहुत से सिक्कों में उसे कर्माजित व कर्मादित्य विरुद्धों से अलंकृत किया गया है। स्कंदगुप्त ने परमदत्त नाम से के व्यक्ति को सौराष्ट्र देश का गोप्ता नियुक्त किया गया था तथा परमदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरनार का नगरपाल नियुक्त किया। चक्रपालित के समय वर्षा काल में मौर्यकालीन सुदर्शन झील, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने निर्मित करवाई थी और जिस झील से अशोक के राज्यपाल पुशास्प ने नहर निकलवाई थी, अतिवृष्टि के कारण एक दिन खंडित हो गई। इस घटना से पूर्व 150 ईस्वी में भी उज्जैनी के मां छत्रप रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि के कारण इस झील का बांध टूट गया था, जिसका उसने जीर्णोद्धार करवाया था। चक्रपालित के समय में झील के खंडित होने से चारों ओर जल ही जल फैल गया था। इस अवसर पर चक्रपालित ने राज्य तथा नगर की प्रजा की सुरक्षार्थ निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। चक्रपालित ने अत्यधिक धन व्यय करके इस झील का पुनर्निर्माण कराया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण होने पर चक्रपालित ने उसके निकट गिरनार के ऊपर चक्रभृत यानी चक्र धारण करने वाले नाम से विष्णु भगवान का एक विशाल मंदिर का भी निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त अपने पूर्वजों की भांति विष्णु का उपासक था। विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा प्रचलित थी। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ धर्मों को समान रूप से राज्य की तरफ से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्कंदगुप्त के कोहोम गोरखपुर जिले में लेख के अनुसार मद्र ग्राम के एक जैन पंडित ने कहोम ग्राम में जैन तीर्थंकरों की 5 भव्य मूर्तियां, जिसमें आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की स्थापित की थी। आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की स्थापित की थी। यद्यपि स्कंदगुप्त ने अपने शासन के आरंभ में हूणों को भारत से खदेड़ दिया था, किंतु हिंदुकुश के दक्षिण में हूणों का जमघट हो गया था, जिससे एक स्थायी संकट उत्पन्न हो गया था। स्कंदगुप्त के मिश्र धातु के सिक्कों से पता चलता है कि पश्चिमोत्तर सीमा पर उनकी बाढ़ को रोकने के लिए उसे पानी की तरह धन बहाना पड़ा था। आंतरिक एवं बाह्य कठिनाइयों के बावजूद वे अपने साम्राज्य की रक्षा करने में समर्थ रहा। उसकी मृत्यु 467 ईस्वी के लगभग हुई। इस प्रकार हमने गुप्त साम्राज्य के दूसरे भाग, जिसमें चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के विषय में पढ़ा। धन्यवाद।